सुप्रभात दोस्तों, आपका स्वागत है। आप पिछली क्लासों में देख चुके हैं भारत शासन अधिनियम 1919। उसके बारे में मैं कुछ विस्तार से ना बता करके कुछ शॉर्ट रूप में आपको बताता हूँ कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। विगत क्लास में हमने देखा कि 20 अगस्त 1917 में ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषणा की थी कि क्रमिक रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना करना हमारा उत्तरदायित्व है। यह भारत शासन अधिनियम 1919 में आता है। 1919 भारत शासन अधिनियम कब लागू हुआ? वह 1921 में हुआ था। ये आपको यहाँ विगत क्लास में बताया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। और इसको मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। मोंटेस्क्यू भारत के राज्य सचिव थे, जबकि चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय हुआ करते थे उस समय। इसकी विशेषताएं 1919 और भारत शासन अधिनियम 1935 जो भारत का मिनी संविधान कहलाता है, इनकी आपको कुछ कुछ विशेषताएं के बारे में याद करना बहुत ही अति आवश्यक है, जो हर विगत परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं में भी इनके क्वेश्चन बनते हैं। केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची को पहचान कर अलग अलग विषय के रूप में बांटा। केंद्र का विषय कौन सा होगा और राज्य का विषय कौन सा होगा, प्रांतों में कौन से विषय होंगे, इसके बारे में ढांचा तैयार किया गया। प्रांतीय विषय को पुनः दो भागों में विभाजित किया गया, हस्तांतरित और आरक्षित। आपको मैं पहले बता चुका हूँ। जो गवर्नर का शासन होता था और मंत्रियों की सहायता लेता था, एक में जो है वो गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता लेता था। ये आपको पहले बता चुका हूँ, विगत क्लास में आपको काफी विस्तार से मैंने समझाया। द्वैध शासन के बारे में भारत शासन अधिनियम 1919 महत्वपूर्ण है। द्वैध शासन में दोहरी जो शासन व्यवस्था थी उसके बारे में मैंने आपको बताया था, ये आपको याद रखना है। वायसराय की कार्यकारी परिषद का गठन हुआ, जिसमें 6 सदस्यों में से 3 सदस्य ब्रिटिश भारत सरकार के थे और 3 सदस्य भारतीय होना आवश्यक था। इनमें आपको ये भी पता होना चाहिए, सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों, यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन के सिद्धांत का विस्तार किया गया और एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। अतः 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। ये महत्वपूर्ण है कि लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था और केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था? वह 1926 में हुआ था। जो अब यूपीएससी जो एग्जाम करवाती है वो केंद्रीय सेवा का गठन 1926 में हुआ। पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कब कर दिया गया? भारत शासन अधिनियम 1919। 1919 की घटना के बाद साइमन आयोग आया था। साइमन आयोग में सभी सदस्य ब्रिटिश थे, इसका विरोध हुआ था। लाला लाजपत राय को लाठियों से मारा गया था साइमन आयोग में, आपको ये याद रखना है। जॉन साइमन इनका नेतृत्व कर रहे थे, जो ब्रिटिश अधिकारी हुआ करते थे। एक सांप्रदायिक अवार्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए। उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने एक सांप्रदायिक अवार्ड निकाला था 1932 में, जिसे अल्पसंख्यकों को अपना प्रतिनिधित्व चुनने के लिए अलग से निर्वाचन व्यवस्था की गई थी। दलितों के लिए जो अलग से निर्वाचन व्यवस्था सबसे पहले की गई थी वो सांप्रदायिक अवार्ड कहलाता है, जो प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। पिछली क्लास में मैं इसको समझा चुका हूँ। भारत शासन अधिनियम 1935 जो भारत का मिनी सचिवालय कहलाता है। सबसे ज्यादा अगर किसी अधिनियम से कोई धाराएं हमारे जोड़ी गई हैं तो भारत शासन अधिनियम 1935 है, उसको आपको विस्तार से देखना चाहिए। भारत शासन अधिनियम में 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां हुआ करती थी। 3 विषय जो संघ सूची, संपत्ति सूची और जो राज्य सूची के जो विषय बांटे गए हैं वो 1935 भारत शासन अधिनियम में ही आ गए थे। प्रांतों में द्वैध शासन अगर पूछा जाए तो आपको लागू किया था भारत शासन अधिनियम 1919, जबकि राज्य में अगर समाप्त पूछेगा तो आपको 1939 करना है। जबकि केंद्र में अगर द्वैध शासन प्रणाली का प्रारंभ पूछे तो आपको भारत शासन अधिनियम 1935, ये ज्यादा दिन तक चल नहीं पाया था, इसको समाप्त करना पड़ा। दलितों और महिलाओं, मजदूर वर्ग को भी अलग से सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का विस्तार किया गया। इसमें 10% मताधिकार के पुख्ता मताधिकार के कार्ड बनाकर दिए गए कि 10% जनसंख्या जो है मत कर सकती है। आरबीआई की स्थापना बहुत महत्वपूर्ण है, जो भारत शासन अधिनियम 1935 में हुई। और संघीय लोक सेवा आयोग के साथ प्रांतीय सेवा आयोग की भी स्थापना 1935 में कर दी गई। पहले संघ लोक सेवा आयोग आपको बता चुका हूँ 1926 में इसकी स्थापना हुई। प्रांतीय सेवा आयोग भी इसमें स्थापना हो गए थे भारत शासन अधिनियम 1935 में। और न्यायालय 1937 में सबसे पहले आपको पता है कलकत्ता में खुला था और 1935 में ही भारत शासन अधिनियम में ही 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आपको बता चुका हूँ। क्लेमेंट एटली आपको याद रखना है, जब भारत आजाद हुआ था उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री हुआ करते थे। जो 20 फरवरी 1947 को घोषणा की गई कि 30 जून 1947 को भारत ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा और भारत खुद शासन कर सकता है,
मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया था, उसमें भी इन्होंने क्लियर कहा था, क्लीमेंट एटली ने, कि वे ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट किया कि किसी भी अगर संविधान सभा द्वारा बनाया गया जो कानून है वो अगर उसको अच्छा नहीं लगता है तो लागू नहीं होगा, उस पर स्वीकार नहीं करेंगे इस प्रकार का। लॉर्ड माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन विभाजन योजना में पेश किया गया था, जो भारत और पाकिस्तान से विभाजन के बारे में बताया गया। मैंने स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के बारे में बताया था। संप्रभु वही राष्ट्र होता है जो अपने आप में स्वतंत्र हो, अपनी कूटनीति को स्वतंत्र रूप से चलाए, खुद की उसकी जनसंख्या हो, खुद का भूभाग हो, वह उसकी सुरक्षा करे। संप्रभु उसे ही कहते हैं। मैंने विगत क्लास में बहुत अच्छे तरीके से संप्रभु क्या होती है उसके बारे में मैंने आपको बताया। अंतरिम सरकार 1946 में जो इनका गठन हुआ था, जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष का पद मिला था, बहुत बड़ा पद हुआ करता था जवाहरलाल नेहरू का उस समय। राष्ट्रमंडल संबंध और विदेशी मामले जवाहरलाल नेहरू ही देखते थे। सरदार पटेल जी गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री हुआ करते थे अंतरिम सरकार में, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री, सरदार बलदेव रक्षा मंत्री, कुछ मंत्री हैं, इनके आपको नाम याद रखना अति आवश्यक है। महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देख चुके थे, जो एक एक क्वेश्चन पे मैं डिटेल से आपको समझा चुका था। अब आगामी कक्षा के लिए हम अपनी यात्रा को प्रारंभ करते हैं कि भारत का जो संविधान बना उसमें प्रारूप क्या क्या रखे गए, किस किस व्यक्ति का क्या क्या नेतृत्व रहा, किस किस व्यक्ति ने किस किस प्रकार से कानून नीति नियम में अपना क्या योगदान दिया, उसके बारे में आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। संविधान सभा का जो प्रारूप बना उसमें किस पार्टी का क्या योगदान रहा, किस व्यक्ति का क्या योगदान रहा, उसके बारे में हम एक विस्तार से इस यात्रा को प्रारंभ करते हैं। भारत में संविधान सभा की जो संकल्पना थी, संविधान सभा की संकल्पना का जो भावनाएं मिली वो किस भारत शासन अधिनियम से मिली। आपको पता है 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है उससे सबसे ज्यादा हमने जोड़ा है, जबकि एक पार्टी के रूप में जो प्रस्तुत स्वराज विधेयक था 1895 की बात ये है कि जो तिलक जी थे उनका जो एक स्वराज विधेयक था उसमें संविधान सभा का स्पष्ट विचार नहीं मिलता है, परंतु एक भावना मिलती है। भावना के रूप में मैं आपको बता दूं कि संविधान सभा की अगर कोई भावना सबसे पहले प्रदर्शित करने वाला व्यक्ति था तो 1935 वाले भारत शासन अधिनियम को हम पढ़ चुके हैं, और 1895 वाला स्वराज विधेयक अब पढ़ रहे हैं। 1895 में एक स्वराज विधेयक आया था जिनको तिलक की बहुत अहम भूमिका इसमें हुआ करती थी। तो तिलक जी ने स्पष्ट किया कि हम संविधान सभा की स्थापना करना चाहते हैं। विचार नहीं दिया था, जबकि एक भावना मिलती है। आपको ये स्पष्ट होना चाहिए कि एक पार्टी के रूप में अगर कोई सबसे पहले किसी भावना पूछी जाए, क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि सबसे पहले किस पार्टी में संविधान सभा की भावना का प्रारूप देखने को मिलता है, तो हम स्वराज विधेयक में तिलक जी के जो स्वराज विधेयक था उसमें संविधान सभा की कुछ भावनाओं को देख सकते हैं। अच्छा, स्पष्ट विचार किसने रखे? सबसे पहले 1922 में गांधी जी ने कांग्रेस कार्य समिति की बैठक, आपको पता होना चाहिए हर वर्ष होती थी। 1922 की जो कार्य समिति की बैठक हुई उसमें संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले किसने दिया था? गांधी जी ने दिया। वो भी विचार ही दे रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ, वो भी अभी विचार ही दे रहे हैं। जबकि सबसे पहले जो मांग की थी, सबसे पहले जो मांग करने वाला व्यक्ति था वो एमएन और रॉय था। बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हुआ करता था उस समय। एमएन रॉय जो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान सभा की मांग की 1934। 1900 में एमएन रॉय ने कहा कि एक संविधान सभा की स्थापना की जाए। किसने कहा? एमएन रॉय ने कहा। एक पार्टी के रूप में अगर कोई भावना मिलती है तो स्वराज विधेयक में, अगर सबसे पहला व्यक्ति जो संविधान गठन का विचार की दिया वो गांधी जी, अगर किसी ने मांग की बनना ही बनना चाहिए तो 1934 में एमएन रॉय ने सबसे पहले मांग की थी। स्वराज पार्टी के उद्देश्यों में संविधान सभा का विचार शामिल था। यह सबसे पहले पार्टी थी, मैंने आपको बताया था, विचार शामिल था, भावनाएं थी उसकी कि एक संविधान सभा बननी चाहिए। और 2 बार इसने मांग की थी, 1924 में मांग की, फिर 1934 में मांग की। हर 10 साल में 2 बार मांग कर चुका था ये। 1924 में मांग की स्वराज पार्टी ने, फिर उसके बाद दोबारा से मांग की कि यार ये आप है ना संविधान सभा का विस्तार कर लो, जिससे कि हम आज़ाद हो चुके हैं और हमारे कानून नीति नियम बन जाएं।
परंतु कांग्रेस पार्टी ने एक पार्टी स्तर पर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को इसलिए पढ़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी उस समय काफी वर्चस्व वाली पार्टी हुआ करती थी, तो एक पार्टी स्तर पर 1935 में भारतीय संविधान के निर्माण के लिए पहली बार आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। तो आधिकारिक रूप से एक पार्टी ने जो मांग की थी वो कांग्रेस पार्टी थी। आधिकारिक रूप से कांग्रेस पार्टी ने जो मांग की थी वो 1935 में की। और कई बार अगर बहुत क्वेश्चन बहुत ही डीप बनेगा तो इसमें अधिवेशन पूछ लेता है। तो फैजाबाद का अधिवेशन हुआ करता था उस समय, 1935 में फैजाबाद में अधिवेशन हुआ था। और पंडित नेहरू, ये ले काटते में ये ले गलती से छप चुका है, पंडित नेहरू ही करें इसमें। पंडित नेहरू ने ये कहा कि हम संविधान सभा का गठन करेंगे। अब 1938 में क्या घटना होती है कि जवाहरलाल नेहरू ने सार्वभौमिक वस्तु मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की गठन की मांग की। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ये एक महत्वपूर्ण शब्दावली आई है और पॉलिटिकल साइंस में अगर शब्दावली आपको समझ में आती है तो क्वेश्चन को आप निश्चित रूप से सही आंसर कर पाएंगे। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यह था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा कि सबकी राय उसमें शामिल हो, एक मत करवाया जाए कि संविधान सभा में किसकी क्या राय है, उसको सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार हम बोलते हैं। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर सर्व पहले कोई मांग करने वाला पंडित जवाहरलाल नेहरू था। व्यक्ति के रूप में एम एन रॉय थे और एक पार्टी के रूप में अगर सबसे पहले जो भावना मिलती है वो स्वराज विधेयक में मिलती है, जबकि कांग्रेस में सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति के रूप में कहा तो 1934 में एम एन रॉय ने कहा। गांधी जी ने विचार दिया 1922 में। आपको एक एक शब्दावली के बारे में पता होना चाहिए। ब्रिटिश सरकार ने सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव जो आया था वो 8 अगस्त 1940 को आया था। ये अब आपको महत्वपूर्ण है, कब आया था? 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आया था। लिन-लिथगो प्रस्ताव किसको कहा जाता है? अगस्त प्रस्ताव का ही उपनाम लिन-लिथगो प्रस्ताव था। इस गठन का आश्वासन दिया, स्वीकार किया कि संविधान सभा का गठन आप कर सकते हैं। ये भाई पीस गलती से लिखा गया है। संविधान सभा ने भारत के संविधान का गठन किया, उसका गठन की कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुआ। कैबिनेट मिशन योजना क्या है? सबसे पहले अगर किसी ने लिन-लिथगो प्रस्ताव में कहा गया कि आप संविधान सभा का गठन कर सकते हैं 8 अगस्त 1940 में, परंतु किस आधार पर हुआ था, किस योजना के आधार पर हुआ था, वो आपको महत्वपूर्ण डेट है 24 मार्च 1946, कैबिनेट मिशन, जिसमें कैबिनेट मिशन आता है। और कैबिनेट मिशन में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कैबिनेट मिशन में व्यक्ति नहीं था। एक स्टेफर्ड क्रिप्स का नाम आएगा, एवी अलेक्जेंडर का आएगा, पैथिक लॉरेंस का आएगा और तीसरा आपको क्लीमेंट एटली दे देगा। तो क्लीमेंट एटली उस व्यक्ति के रूप में ब्रिटिश प्रधानमंत्री था, जबकि कैबिनेट मिशन जो आया था उसमें क्लीमेंट एटली व्यक्ति नहीं थे। तो आपको याद होना चाहिए तीनों, स्टेफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस, ये तीनों व्यक्ति कैबिनेट मिशन जब आया तो ये भारत आए। इन्होंने कहा कि आप संविधान सभा का गठन करें। योजना बनाई इन्होंने, आधार बनाया किस प्रकार से संविधान सभा का गठन होगा। 16 मई 1946 में इसने अपनी कैबिनेट मिशन योजना प्रस्तुत की। मैं आपको बता दूं कि लगभग इन्होंने 20-25 दिन में अपनी योजना तैयार करके और योजना प्रस्तुत की। इसके आधार पर जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए और नवंबर में संविधान सभा का गठन हुआ। अब संविधान सभा में चुनाव हो रहे हैं। संविधान सभा में मैं आपको बता दूं कि जो चुनाव हुए थे आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत सदस्यों से चुनाव हुए थे। तो चुनाव जो जुलाई में एक निश्चित डेट नहीं है, जुलाई अगस्त तक चुनाव चले थे। तो 1946 की डेट में जुलाई अगस्त में चुनाव होकर के नवंबर में संविधान सभा का गठन कर दिया गया। जब सर्वप्रथम चुनाव हुए 1946 में, जुलाई अगस्त की बात करूं तो नवंबर में इसका गठन हुआ। तो गठन के समय सदस्य कितने थे? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गठन के समय कुल सदस्य 389 हुआ करते थे। 389 जो सदस्य थे 3 टुकड़ों में बटे हुए थे, वो भी आपको पता होना चाहिए। 389 सदस्यों में से 292 सदस्य ब्रिटिश भारत के प्रांतों से निर्वाचित थे। ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो ब्रिटिश भारत के प्रांत थे, अच्छा ये ब्रिटिश भारत प्रांत क्या है? प्रांत तो वो भारत के ही थे, परंतु शासन ब्रिटिश सरकार कर रही थी, इसीलिए उसको ब्रिटिश भारत के प्रांत कहते हैं। प्रांत मतलब राज्य,
भारत के राज्यों पर ब्रिटिश सरकार जो राज्य कर रही थी, अपनी सरकारों को स्थापित कर रखा था, उनसे निर्वाचित सदस्य हुए थे 292। 93 जो सदस्य थे ये आगे हिस्सा नहीं लेंगे। 93 सदस्य देशी रियासतों से मनोनीत हुए थे। देशी रियासत जो राजाओं की चलती थी रियासतें, उनसे कोई सदस्य कैसे हुए थे भी मनोनीत। कई बार क्वेश्चन गहराई से पूछता है तो पूछ लेता है कि देशी रियासतों से जो सदस्य हुए थे वो निम्नलिखित में से थे, निर्वाचित थे, मनोनीत थे, नियुक्त थे, उपयुक्त सभी थे। तो वो कैसे थे? मनोनीत थे। निर्वाचित सदस्य कौन थे? ब्रिटिश भारत के प्रांतों से जो निर्वाचित सदस्य थे वो 292 थे और वो निर्वाचित थे, उनसे चुनाव हुआ था उनका। और मनोनीत का मतलब ये हुआ कि आपने किसी सदस्य को मनोनीत करके भेज दिया कि ये सदस्य हमारी तरफ से रहेगा। निर्वाचित का अर्थ ये है कि मत डाले जाएं, मत के आधार पर व्यक्ति निर्वाचित होकर के आए कि हमारी जनता की तरफ से ये व्यक्ति रहेगा। और 4 जो सदस्य थे चीफ कमिश्नरी क्षेत्र मनोनीत हुए थे, ये भी मनोनीत थे। निर्वाचित सदस्य कौन थे? ब्रिटिश भारत के प्रांतों से निर्वाचित हुए थे। 93 सदस्य देशी रियासतों से मनोनीत हुए थे, जबकि 4 जो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे वो मनोनीत हुए थे। तो कुल सदस्य निर्वाचित कितने हुए थे? 292। और कुल मनोनीत सदस्य कितने थे? कुल 97। 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों के कई बार नाम पूछ लिया जाता है। 4 जो थे वो दिल्ली था, एक कुर्ग जो है कर्नाटका में वर्तमान में पड़ता है, अजमेर मेरवाड़ा जो आपको पता ही है वर्तमान में राजस्थान में है, और एक ब्रिटिश बलूचिस्तान जो वर्तमान में पाकिस्तान में जा चुका है। वर्तमान में कहाँ में? पाकिस्तान में है बलूचिस्तान। कई बार अगर गहराई से क्वेश्चन पूछेगा तो निम्नलिखित में से जो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र 4 हुआ करते थे उसमें वर्तमान में पाकिस्तान में कौन सा पड़ता है? बलूचिस्तान आपको करना है। इस प्रकार से संविधान सभा आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत थी। ये क्वेश्चन आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि निर्वाचित और मनोनीत दोनों हुआ करती थी आंशिक रूप से। निर्वाचित कहीं मनोनीत। निर्वाचित और मनोनीत के बारे में मैं बता चुका हूँ। 389 सदस्य थे, 292 सदस्य ब्रिटिश भारत के प्रांतों से निर्वाचित हुए थे, 93 सदस्य देशी रियासतों से मनोनीत हुए थे और 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से मनोनीत हुए थे। ये आपको कंफर्म होना चाहिए कि किस किस प्रकार से 389 सदस्यों का डिवाइडेशन था उस समय। अच्छा, संविधान सभा के लिए चुनाव जो है जुलाई अगस्त में पहले बता चुका हूँ कि कंफर्म डेट थी नहीं, तो इसलिए आप जुलाई अगस्त में इनके चुनाव 1946 में। ब्रिटिश भारत के लिए जो आवंटित जो सीटें थी वो थी 296 और देशी रियासतों से जो मनोनीत थे वो 93 सीटें थी जो भर नहीं पाई थी। कितनी सीटें थी? 296 तो थी ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित। अगर ब्रिटिश भारत के लिए सीट है 296 रहेंगी। देशी रियासतों से मनोनीत जो सीटें थी वो 93 सीटें जो भर नहीं पाई थी। आप याद रखना है, भर नहीं पाई थी ये सीटें, मनोनीत सीटें। और 296 में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मिली थी 208। काफी बड़ा उस समय अचीवमेंट रहा था कांग्रेस का, काफी बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आए थे। तो 296 जो सदस्य थे उसमें 208 सदस्य इनके निर्वाचित हुए। मुस्लिम लीग से 93, मुस्लिम लीग बड़ा लीग था इसके बाद वाला, सेकंड नंबर पे, और अन्य जो थे उसमें 15 सीटें मिली। इस प्रकार से कुल 296 सीटों का डिवाइडेशन हुआ। 93 सीटें जो है वो शामिल नहीं हो पाती हैं। चुनाव जनसंख्या के अनुपात में किया गया। ये 3 समुदाय थे, आपको ये पता होना चाहिए। 3 समुदाय में चुनाव हुए थे। एक तो मुस्लिम लीग हुआ करता था, एक सिख संप्रदाय था और एक सामान्य में जो है 213 सीटें। डिवाइडेशन 296 सीटों का हो रहा है। 296 जो सीटें थी उसमें कौन कौन से व्यक्ति ने क्या क्या शामिल हुआ? वो मुस्लिम लीग 79, सिख 4 और सामान्य 213। BN राव संवैधानिक सलाहकार थे संविधान सभा के। संविधान सभा का जो गठन हुआ था उसके जो संवैधानिक सलाहकार थे वो BN राव थे। अध्यक्ष जो है संविधान सभा के आपको पता होना चाहिए सच्चिदानंद सिन्हा हुआ करते थे और जो निर्वाचित होकर आए थे वो फिर उसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुआ करते थे। इन्होंने संविधान सभा के प्रारूप का निर्माण किया था। प्रारूप समिति जो थी उसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप का निर्माण किया था वो BN राव ने किया था। ये महत्वपूर्ण चीज है। BN राव संवैधानिक सलाहकार थे और प्रारूप निर्माता थे। निर्माण इन्होंने किया था। जबकि प्रारूप चर्चा के लिए जो अंबेडकर की जो अध्यक्षता में 29 अगस्त 1947, ये आपको ना 15 अगस्त को आज़ाद होने के बाद में जैसे ही संविधान सभा का गठन
हो चुका था। उसके बाद में कुछ समितियां बनी थी। किस समिति का क्या अहम रोल हुआ करता था, तो 29 अगस्त 1947 को एक 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन हुआ और हम संविधान सभा का प्रारूप ही आज अध्ययन कर रहे हैं। इसमें कुल 7 सदस्य हुआ करते थे, जिसमें भीमराव अंबेडकर जी आपको पता होना चाहिए अध्यक्ष हुआ करते थे। ये महत्वपूर्ण व्यक्ति हुआ करते थे भीमराव अंबेडकर जी। भीमराव अंबेडकर जी एक बड़े वकील, बड़े समाज सेवी, भारतीय बहुग विधिवेता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक व्यक्ति थे। एमपी इंदौर शहर से ये बिलोंग करते थे और इनका जन्म भी अगर आप याद रख सकें अंबेडकर जी का, तो 14 अप्रैल अंबेडकर जी का जो जन्म था 14 अप्रैल 1891 को हुआ था एमपी इंदौर में। और लंदन विश्वविद्यालय में पढ़े, फिर कोलंबिया विश्वविद्यालय में गए, बड़े विश्वविद्यालयों में पढ़े हुए थे। लंदन विश्वविद्यालय उस समय बहुत बड़ा विश्वविद्यालय हुआ करता था। कोलंबिया विश्वविद्यालय, फिर उसके बाद में मुंबई यूनिवर्सिटी में ये पढ़े। एन गोपाल स्वामी अयंगर जो है यहाँ सचिव हुआ करते संविधान सभा के। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ये सातों नाम आपको याद होने चाहिए। के एम मुंशी का नाम पूरा हुआ कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, मुंशी करें भाई इसको। सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव, डीपी खेतान बीच में इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में टीटी कृष्णमाचार्य को इनकी जगह डीपी खेतान की जगह बनाया जाता है। संविधान सभा का जो गठन हुआ था उसमें दो बहुत बड़े व्यक्ति थे जो इसमें शामिल ही नहीं हो पाए थे। महात्मा गांधी जी जो बहुत बड़े चेहरे थे उस समय, वो शामिल नहीं हो पाए। और भाई मुस्लिम लीग के जो मोहम्मद अली जिन्ना हुआ करते थे, वो मुस्लिम लीग से बहुत बड़े चेहरे थे, ये कांग्रेस से बहुत बड़े चेहरे थे। ये दोनों ही बड़े नेता थे जो संविधान सभा में शामिल नहीं हुए। ये महत्वपूर्ण कथन है कि ये दो व्यक्ति थे जो बड़े चेहरे थे अपने आप में, पर शामिल नहीं हो पाए संविधान सभा में। जयप्रकाश नारायण और तेज बहादुर सप्रू ऐसे नेता थे जिन्होंने संविधान सभा की सदस्यता को अस्वीकार किया। ये तो शामिल ही नहीं हो पाए थे, महात्मा गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना। जयप्रकाश नारायण और तेज बहादुर सप्रू को काफी बार कहा गया कि आप संविधान सभा में सदस्यता कीजिए, आप आइए, तो उन्होंने संविधान सभा की सदस्यता अस्वीकार कर दिया। क्या संविधान सभा होती है? जयप्रकाश नारायण जी जो है, आज भी वर्तमान में अगर जयप्रकाश नारायण जी को याद किया जाता है तो दल विहीन राजनीति के बारे में याद किया जाता है। वो ये कहते हैं कि किसी भी प्रकार का दल नहीं होना चाहिए, खुले चुनाव होने चाहिए, उसमें जीत करके सरकारें बने। तो ये दल विहीन राजनीति के आज भी समर्थक हैं, पहले भी थे। तो ये सदस्यता अस्वीकार करते हैं दोनों ही व्यक्ति, तेज बहादुर सप्रू और जयप्रकाश नारायण। 9 दिसंबर 1940 को दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक हुई। इसमें सचिदानंद सिन्हा स्थायी अध्यक्ष बनाए गए। मैंने आपको बताया था कि संविधान सभा की जो अध्यक्षता करते हैं सर्वप्रथम सचिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष होते हैं। आपको यह भी याद रखना चाहिए प्रथम अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? सचिदानंद सिन्हा। सचिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की अध्यक्षता करते हैं, अस्थायी अध्यक्ष होते हैं। सचिदानंद सिन्हा भी एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे, प्रसिद्ध सांसद रहे हुए, वकील रहे हुए, बड़े पत्रकार थे सचिदानंद सिन्हा जी। बिहार और बंगाल का जब पृथककरण हुआ था उस समय सचिदानंद सिन्हा ने काफी मेहनत से, लगन से कार्य किया था और बिहार और बंगाल का जो पृथक पृथक राज्य के रूप में स्थापित करने वाले लोगों में उनका सबसे प्रमुख नाम है सचिदानंद सिन्हा का। 1910 के चुनाव में 4 महाराजाओं को परास्त कर केंद्रीय विधान परिषद में प्रतिनिधित्व निर्वाचित किया इन्होंने। केंद्रीय विधान परिषद जो हुआ करती थी उसमें इन्होंने 4 राजाओं को परास्त कर करके ये केंद्रीय विधान परिषद के सदस्य बने थे। इनका जन्म जो है आरा में हुआ था, पटना बिहार में इनकी मृत्यु होती है और पटना में ही कॉलेज में पढ़े होते हैं, पटना विश्वविद्यालय में पढ़े। जीवन संगनी इनकी अच्छी साथ निभाए इन्होंने, राधिका नाम था उसका। तो ये सचिदानंद सिन्हा की कुछ स्टोरियां थी। सचिदानंद सिन्हा को आपको याद रखना है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में। पहली बैठक जब होती है संविधान सभा की, उसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सचिदानंद सिन्हा। अच्छा, 11 दिसंबर 1940 को दूसरी बैठक हुई तथा राजेंद्र प्रसाद जी स्थायी अध्यक्ष बनाए। जो 11 दिसंबर को होती है इसमें स्थायी अध्यक्ष बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के आगे जाकर के राष्ट्रपति भी बनेंगे। 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं भारत के, 52 में और 57 के चुनाव में।
परंतु आपको याद रखना है, पहला अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा और दूसरा जो है स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर, ये लगभग 3 बैठकें हुई थी। 2 बैठकें आपको प्राय अध्यापक पढ़ाते हैं, परंतु इसकी 3 बैठकें आप याद रखें, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर 1940 को। सचिदानंद सिन्हा का महत्वपूर्ण रोल पहली में था, दूसरी में स्थायी अध्यक्ष बना दिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और 13 दिसंबर वाली में डॉक्टर नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी का एक उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जो थी ये 13 दिसंबर 1940 वाली घटना थी। इसमें क्या हुआ कि जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत किया कि भाई हम ये करना चाहते हैं। इसके साथ ही संविधान सभा कार्य करने लग गई। सभी ने मान लिया, ठीक है भाई ये काम करना आप चाह रहे हो, ये ठीक है, इसमें इस प्रकार से कानून नीति नियम का निर्माण होगा। तो संविधान सभा कार्य करने लग गई सो गई कर देना बस, ठीक है। बाद में इस प्रस्ताव की भावनाएं और उद्देश्य संविधान की प्रस्तावना में मिलते हैं। संविधान की प्रस्तावना, जो संविधान का मूल जो है वो प्रस्तावना को ही माना जाता है। प्रस्तावना का जो है उद्देश्य प्रस्ताव में पूरी भावनाएं प्रस्तावना से जुड़ी हुई थी। यह उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को जैसे ही पारित हुआ, इसके साथ ही संविधान निर्माण के लिए विभिन्न समितियों का निर्माण होने लगा। विभिन्न समितियां बनी थी। किस किस समिति का कौन कौन अध्यक्ष था? भीमराव अंबेडकर जी, नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रांतीय समितियां, इस प्रकार की कुछ समितियां बनी है। वो अपन अगली आगामी कुछ क्लासों में समितियों के बारे में पढ़ेंगे। ये शॉर्ट एंड स्विच अपने एक यात्रा को देखा कि भारत का संविधान का प्रारूप किस प्रकार का बना, किस किस प्रकार के सदस्य इसमें हुआ करते थे, किस किस व्यक्ति का क्या क्या रोल रहा हुआ है। नेहरू जी का नाम आया और नेहरू जी का जन्म आपको याद होना चाहिए कि नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर को होता है, जिसमें बाल दिवस मनाया जाता है। 1889 में इनका जन्म होता है। प्रयागराज यूपी से बिलोंग करते थे। इनकी मृत्यु दिल्ली में होती है। पत्नी इनकी कमला नेहरू थी। इनके जो पिता हुआ करते थे मोतीलाल नेहरू, माता इनकी स्वरूप रानी। स्वरूप रानी को कई बार जीव रानी भी लिख दिया जाता है। नेहरू जी की जो माता जी थी। स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने बहुत बड़ा हिस्सा लिया था। स्वतंत्रता संग्राम में स्वतंत्र करने के लिए भारत को अगर हिस्सा लेने वाले नेहरू का बड़ा नाम हुआ करता था। 1929 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। इनके पुत्र नहीं था, ये आपको बता चुका हूं मैं, पुत्र इनके था नहीं। पुत्र इनकी इंदिरा गांधी जो भारत की प्रधानमंत्री बनी, तो डॉक्टर नेहरू जी का बड़ा नाम हुआ करता था इस समय। तो इस प्रकार से इस क्लास को हम यहीं पर इस यात्रा को विराम देते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप पिछली क्लासों में